नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जिस लड़की ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, उसका इस घर में अब एक पल भी रहना मना है। निकल जाओ यहाँ से। रात के करीब 10:30 बजे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पुराने हवेली जैसे मकान के दरवाजों को बार बार हिला रही थी। आंगन में खड़ी लगभग 25 साल की एक लड़की कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके हाथ जोड़कर खड़े रहने के बावजूद भी किसी का दिल नहीं पिघल रहा था। उसका नाम था आराध्या। सिर पर आंचल था, मांग का सिंदूर अभी भी सूखा नहीं था, लेकिन आज उसी सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा था। सास सावित्री देवी गुस्से से चीख रही थी, तो इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। 5 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक तेरी गोद सुनी है। ऊपर से पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करवा दी। लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहू बांझ है। आराध्या रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? डॉक्टर ने तो कभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। चटाक। चुप। अब तू हमें डॉक्टरी सिखाएगी? ये थप्पड़ उसके पति विक्रम ने मारा था। जिस इंसान ने 7 फेरे लेते समय हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, आज वही उसकी आंखों में नफरत भरकर देख रहा था। आराध्या की नजरें अपने पति के चेहरे पर टिक गई। शायद उसे उम्मीद थी कि अगले ही पल विक्रम कहेगा, बस माँ, आराध्या कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, माँ ठीक कह रही है। अगर तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बदनाम हो रहा है तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। सिर्फ 3 दिन पहले तक तो यही परिवार उसके हाथ का खाना खाकर उसकी तारीफ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही लोग उसे घर से निकालने पर उतारू हो गए? असल वजह किसी को नहीं पता थी, क्योंकि इस घर में एक ऐसा राज छिपा था जो अगर सामने आ जाता तो इस परिवार की नींव हिल जाती। लेकिन अभी उस सच को सामने आने में समय था। 5 साल पहले की बात है। बारिश का मौसम था। शहर के किनारे बने एक छोटे से अनाथालय में लगभग 20 साल की आराध्या बच्चों को पढ़ा रही थी। बचपन से ही उसने माता पिता का प्यार नहीं देखा था। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तब सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद अनाथालय ही उसका घर बन गया। वहीं उसने पढ़ाई की, वहीं बड़ी हुई और वहीं उसने सीखा कि अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की मुस्कान की कीमत होती है। अनाथालय की संचालिका, जिन्हें सब माँ सरस्वती कहते थे, अक्सर कहती थी, बेटी, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन तेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। आराध्या मुस्कुराकर रह जाती। उसे अमीरी नहीं चाहिए थी, बस अपना एक छोटा सा परिवार चाहिए था। एक ऐसा घर जहाँ उसे कोई अनाथ कहकर न पुकारे। कुछ महीनों बाद शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी धर्मपाल चौधरी अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ उसी अनाथालय में दान देने आए। उसी दिन पहली बार उनकी नज़र आराध्या पर पड़ी। साधारण कपड़े, चेहरे पर मासूमियत और बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम। सावित्री देवी ने वहीं मन ही मन सोच लिया, अगर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। उन्होंने अपने बेटे विक्रम के लिए रिश्ता भेज दिया। आराध्या को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद पहली बार भगवान उसकी सुन रहे हैं। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा शहर इस विवाह की चर्चा कर रहा था। सब कहते, देखो, अनाथ लड़की की किस्मत खुल गई। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि किस्मत कभी कभी मुस्कुराकर सबसे बड़ा इम्तिहान भी लेती है। शादी के शुरुआती 2 साल किसी सपने जैसे बीते। विक्रम उसका बहुत ध्यान रखता था। सास भी प्यार से बातें करती थी। आराध्या को लगता था कि आखिरकार उसे अपना परिवार मिल गया है। लेकिन तीसरे साल से सब कुछ बदलने लगा। रिश्तेदार जब भी घर आते एक ही सवाल पूछते, अरे बहू,
खुशखबरी कब सुना रही हो? शुरुआत में सब हंसकर टाल देते, धीरे धीरे वही सवाल ताने बन गए और ताने आरोपों में बदलने लगे। सावित्री देवी ने एक दिन साफ साफ कह दिया, अगर इस साल भी बच्चा नहीं हुआ तो हमें दूसरा फैसला लेना पड़ेगा। आराध्या ने पहली बार डर महसूस किया। उसने विक्रम से कहा, चलो दोनों डॉक्टर से जांच करवा लेते हैं। विक्रम बिना उसकी तरफ देखे बोला, जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। यह सुनकर आराध्या चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके और विक्रम के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। उसी रात जब पूरा घर सो चुका था, आराध्या पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी। तभी उसे सास के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। वह अनजाने में दरवाजे के पास रुक गई। अंदर सावित्री देवी किसी से फोन पर कह रही थी, बस रिपोर्ट वैसी ही बननी चाहिए जैसे मैंने कहा है, बाकी पैसे कल मिल जाएंगे। दूसरी तरफ क्या जवाब आया यह सुनाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल सावित्री देवी बोली, किसी भी कीमत पर यह साबित होना चाहिए कि बहू कभी मां नहीं बन सकती। आराध्या के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने सच सुना था या फिर यह उसका भ्रम था? वह कुछ समझ पाती उससे पहले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आराध्या घबराकर अंधेरे बरामदे की तरफ दौड़ गई। उसे पता नहीं था कि उसी अंधेरे में कोई और भी खड़ा था जो उसकी हर हरकत देख रहा था और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। सावित्री देवी ने सबको हॉल में बुलाया और मेज पर एक मेडिकल रिपोर्ट फेंक दी। लो, अब सबूत भी देख लो। तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती। विक्रम ने रिपोर्ट उठाई, कुछ पल तक उसे देखा, फिर बिना एक शब्द बोले आराध्या की ओर नफरत से देखने लगा। आराध्या कांपती आवाज में बोली, ये झूठ है, मैंने ये जांच कभी करवाई ही नहीं। बस, सावित्री देवी चीखी, अब झूठ बोलकर हमारे खानदान को बदनाम कर रही है। तभी आराध्या की नज़र रिपोर्ट पर लिखे अस्पताल के नाम पर पड़ी, उसी अस्पताल का नाम जिसके बारे में उसने पिछली रात अपनी सास को फोन पर बातें करते हुए सुना था। अब उसे यकीन हो गया कि यह सब पहले से रची गई साजिश थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो, हम दोनों फिर से टेस्ट करवा लेते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, तुम पर नहीं। ये शब्द आराध्या के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसी समय दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वह इस घर का पुराना मैनेजर रघुवीर था। उसने धीरे से फोन मिलाया और कहा, काम हो गया, अब अगला कदम उठाइए। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, याद रखना, आराध्या इस घर में एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए। रघुवीर ने जी कहकर फोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात सीढ़ियों के पीछे खड़ी एक नौकरानी ने सुन ली है और वही नौकरानी आगे चलकर इस पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। 2 दिन बाद पूरे परिवार के सामने सावित्री देवी ने अंतिम फैसला सुना दिया। आज से इस लड़की का इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह आखिरी बार विक्रम के सामने खड़ी हुई। अगर मैंने कोई गलती की है तो सजा दे दो, लेकिन बिना सच जाने मुझे मत ठुकराओ। विक्रम ने अपनी नजरें फेर ली। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही सावित्री देवी ने आराध्या का सामान बाहर फेंक दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। भीगे हुए कपड़ों में आराध्या घर की चौखट पर खड़ी रही। शायद कोई उसे रोक ले, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। वह सड़क पर अकेली चलती रही। तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर बैठे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, क्या तुम आराध्या हो? आराध्या घबरा गई। जी, लेकिन आप कौन हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पिछले 20 साल से ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, एक अनाथ लड़की को आखिरकार कोई 20 साल से क्यों ढूंढ रहा था? और उधर
चौधरी परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बहू को उन्होंने बेइज्जत करके घर से निकाला है, उसी के जाने के साथ साथ उनके घर की बर्बादी भी शुरू हो चुकी थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थी। अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि तुम्हारा अतीत वैसा नहीं है जैसा तुम समझती आई हो। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी आधी जली हुई तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और उसके गले में वही चांदी का लॉकेट था जो बचपन से आराध्या के गले में था। आराध्या के हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि उस बच्ची को मैंने अपनी आंखों के सामने खोया था। उसी समय उनका फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, चौधरी ग्रुप को करोड़ों का नुकसान हो गया है। बैंक ने भी नोटिस भेज दिया है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने फोन काटा और आराध्या की तरफ देखकर बोले, बेटी, कभी कभी भगवान इंसाफ इंसानों के हाथों नहीं, समय के हाथों करवाता है। आराध्या अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना महसूस हो गया था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उधर चौधरी हवेली में पहली बार डर का माहौल था। धर्मपाल चौधरी घबराकर बोले, एक ही दिन में इतने बड़े ऑर्डर कैसे रद्द हो गए? तभी मैनेजर रघुवीर दौड़ता हुआ आया। सर, कोई बहुत ताकतवर आदमी हमारे पूरे कारोबार के पीछे पड़ गया है। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन उन्होंने आराध्या को घर से निकाला, उसी दिन उन्होंने अपने घर की खुशियां भी बाहर फेंक दी थी। अगली सुबह बुजुर्ग आराध्या को शहर के एक पुराने आश्रम में ले गए। दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर आराध्या ठिठक गई। उस तस्वीर में वही बुजुर्ग, एक महिला और उनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। वह बच्ची बिल्कुल उसी तस्वीर जैसी दिख रही थी जो बुजुर्ग ने उसे दिखाई थी। आराध्या ने घबराकर पूछा, क्या क्या ये बच्ची मैं हूँ? बुजुर्ग की आंखें भर आई। हमें पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। इतने में ही आश्रम की बुजुर्ग संचालिका वहां आई। उन्होंने आराध्या को देखते ही कहा, इसके गले का लॉकेट? यही तो पहचान थी उस बच्ची की जो 20 साल पहले मेले में लापता हो गई थी। आराध्या की सांसें तेज हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो सचमुच अनाथ नहीं थी? उधर चौधरी हवेली में मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया था। धर्मपाल चौधरी परेशान थे। तभी रघुवीर ने धीरे से कहा, सर, अगर उस नई विदेशी कंपनी से साझेदारी हो जाए तो सब बच सकता है। धर्मपाल ने तुरंत हामी भर दी। उन्हें क्या पता था, जिस कंपनी से वे मदद की उम्मीद लगा रहे थे, उसका मालिक वही व्यक्ति था जो आराध्या को अपने साथ लेकर आया था। और अब बदले का नहीं, इंसाफ का खेल शुरू होने वाला था। 7 दिन बाद चौधरी परिवार शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंचा। धर्मपाल चौधरी के मन में एक ही उम्मीद थी, अगर ये सौदा हो गया तो हमारा कारोबार बच जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, सर, चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुला। अंदर वही रहस्यमयी बुजुर्ग बैठे थे। उन्हें देखते ही धर्मपाल चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। आप? बुजुर्ग शांत स्वर में बोले, हाँ, बहुत साल बाद मुलाकात हो रही है धर्मपाल। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए, बहुत अच्छी तरह से। कभी तुम्हारे पति मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। धर्मपाल ने कांपते हुए कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। बुजुर्ग ने मेज पर रखी फाइल बंद कर दी। मदद तो मिल सकती है, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने सीधे विक्रम की ओर देखा। अगर किसी बेगुनाह लड़की को झूठे आरोप लगाकर घर से निकाल दिया जाए तो असली दोषी कौन होता है? विक्रम की नजरें झुक गई। कोई जवाब नहीं था। उसी समय केबिन का दूसरा दरवाजा खुला। सफेद साड़ी में आत्मविश्वास से भरी एक युवती अंदर आई। धर्मपाल और सावित्री देवी की सांसें थम गई। आराध्या?
अब वह पहले वाली डरी सहमी बहू नहीं थी। उसने बिना गुस्से के शांत नजरों से पूरे परिवार को देखा, फिर बोली, आज मैं किसी रिश्ते से नहीं, सच की गवाह बनकर आई हूँ। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आराध्या ने धीरे से एक फाइल मेज पर रखी। जिस रिपोर्ट के आधार पर मुझे बांझ कहा गया था, आज उसी रिपोर्ट का सच आपके सामने है। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर उसी अस्पताल का आधिकारिक पत्र था। उस पर साफ साफ लिखा था, आराध्या नाम की किसी महिला का हमारे अस्पताल में ऐसा कोई परीक्षण कभी हुआ ही नहीं। प्रस्तुत रिपोर्ट फर्जी है। विक्रम के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? आराध्या ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, क्योंकि सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इतने में बुजुर्ग ने इंटरकॉम का बटन दबाया। उसे अंदर भेजिए। दरवाजा खुला। अंदर एक डॉक्टर और अस्पताल का रिकॉर्ड अधिकारी आए। डॉक्टर ने सबके सामने कहा, मुझ पर दबाव डालकर नकली रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। मुझे पैसों का लालच दिया गया था। सावित्री देवी चीख उठी, झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। रिपोर्ट बनवाने के लिए मेरे पास कोई और नहीं, आपके घर का मैनेजर रघुवीर आया था। इतना सुनते ही सबकी नजरें रघुवीर पर टिक गई। रघुवीर घबरा गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बुजुर्ग ने कड़क आवाज में पूछा, सच बोलो, किसके कहने पर यह सब किया? कुछ पल तक रघुवीर चुप रहा, फिर अचानक जोर से रो पड़ा। मैंने पैसों के लिए सब किया, लेकिन ये साजिश सिर्फ मेरी नहीं थी। उसने कांपते हुए उंगली से कमरे में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्रम का चाचा महेंद्र चौधरी था। महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर का सबसे भरोसेमंद अपना आदमी ही इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड निकलेगा। और तभी महेंद्र ने एक ऐसी बात कह दी जिसने आराध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने की शुरुआत कर दी। अगर उस लड़की को घर से नहीं निकालता तो 20 साल पुराना सच कभी दफन ही नहीं रह पाता। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे आराध्या की जिंदगी बदल गई? महेंद्र चौधरी की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। धर्मपाल गुस्से से चिल्लाए, महेंद्र, साफ साफ बता, कौन सा राज? महेंद्र कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, 20 साल पहले शहर के मेले में एक मासूम बच्ची लापता हुई थी, लेकिन वह खोई नहीं थी, उसे उठवाया गया था। यह सुनते ही बुजुर्ग की मुट्ठियां भींच गई। आराध्या की धड़कन तेज हो गई। महेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, उस बच्ची के पिता मेरे कारोबार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। अगर उनकी बेटी गायब हो जाती तो उनका परिवार टूट जाता। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बच्ची मेरी बेटी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। महेंद्र ने सिर झुका लिया, लेकिन जिस आदमी को बच्ची उठाने के लिए भेजा गया था उसका एक्सीडेंट हो गया। वह बच्ची बच गई और बाद में एक अनाथालय पहुंच गई। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे अपने गले का लॉकेट उतारा। बुजुर्ग ने अपनी जेब से उसी लॉकेट का दूसरा आधा हिस्सा निकाला। दोनों टुकड़े जैसे ही एक दूसरे से जुड़े, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। आराध्या सचमुच उस बुजुर्ग की खोई हुई बेटी थी। विक्रम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन आराध्या ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन आपने मुझ पर से भरोसा खोया था उसी दिन आपने मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। यह सुनकर विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महेंद्र ने पुलिस के आने से पहले ही एक और नाम लिया। मैं अकेला नहीं था, इस साजिश में एक और इंसान शामिल था। यह सुनते ही सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। महेंद्र की बात सुनकर सबकी नजरें सावित्री देवी पर टिक गई। वह घबराकर बोली, माँ मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। महेंद्र कड़वी हंसी हंसा।
आज भी झूठ बोलोगी भाभी? पूरा कमरा सन्न रह गया। महेंद्र ने जेब से एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। 20 साल पहले तुमने ही कहा था, अगर वह बच्ची इस शहर से गायब हो जाए तो हमारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद सावित्री देवी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उस बच्ची का इस शहर में रहना हमारे लिए खतरा है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उनके हाथ से पर्स गिर पड़ा। धर्मपाल चौधरी अवाक रह गए। सावित्री, ये सब सच है? सावित्री देवी रोने लगी। मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, बस उसे दूर भेज देना चाहती थी। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। जिस औरत को वह सालों तक माँ कहती रही, वही उसके बचपन की बर्बादी की वजह निकली। उसी समय पुलिस कमरे में दाखिल हुई। महेंद्र और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सावित्री देवी भी पुलिस के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। जाते जाते उन्होंने आराध्या की ओर देखा। बेटी, अगर हो सके तो माफ कर देना। आराध्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। माफी इंसान अपने मन की शांति के लिए देता है, लेकिन माफ करने से अतीत नहीं बदलता। विक्रम रोते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। आराध्या, मुझे एक मौका दे दो। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर थी उसे तुमने खुद तोड़ दिया। अब मैं पीछे नहीं लौटूंगी। इतना कहकर वह अपने पिता के साथ बाहर चली गई। चौधरी परिवार की हवेली पीछे छूट गई, लेकिन उनके लिए हुए कर्मों की गूंज हमेशा वहीं रह गई। 6 महीने बाद चौधरी हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। धर्मपाल चौधरी रोज मंदिर जाकर एक ही प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरी बहू जहां भी हो उसे हमेशा खुश रखना। विक्रम ने कारोबार छोड़ दिया था। उसे हर पल आराध्या की कही एक बात याद आती, रिश्ता खून से नहीं भरोसे से चलता है। उधर आराध्या अपने असली पिता के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन दौलत ने उसके स्वभाव को नहीं बदला। उसने सबसे पहले उसी अनाथालय का पुनर्निर्माण कराया जहां उसने अपना बचपन बिताया था। सैकड़ों अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा, जिस बच्चे के सिर पर माँ बाप का साया नहीं होता उसे दया नहीं, अवसर चाहिए होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा विक्रम चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसे समझ में आ गया था कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते। आराध्या ने भी उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, सिर्फ एक खामोश विदाई थी। आराध्या मुस्कुराई और बच्चों के बीच चली गई। विक्रम ने सिर झुकाया और वहां से लौट गया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं खोया, बल्कि अपने अपने हिस्से का सच स्वीकार कर लिया। 1 साल बाद आराध्या अब देश की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में से एक की अध्यक्ष बन चुकी थी। उसके पिता ने धीरे धीरे पूरा कारोबार भी उसके हवाले कर दिया था। एक दिन उसके कार्यालय में एक गुमनाम लिफाफा पहुंचा। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 5 लोग खड़े थे। उनमें से 4 चेहरों पर लाल निशान बने थे और 5वां चेहरा आराध्या के पिता का था। तस्वीर के पीछे लिखा था, 4 से हिसाब हो चुका है, अब 5वें की बारी है। आराध्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय उसके पिता घबराए हुए कमरे में आए। उन्होंने तस्वीर देखते ही कांपते हुए कहा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? आराध्या ने पूछा, पापा, इसमें ऐसा क्या है? उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिस हादसे को तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत समझती हो, वो सिर्फ एक अपहरण नहीं था। उसके पीछे करोड़ों की विरासत और कई लोगों की मौत का राज छिपा है। इतना कहते ही बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरा कार्यालय हिल उठा। सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए अंदर आए। मैडम, किसी ने पार्किंग में विस्फोट कर दिया है। आराध्या खिड़की की ओर दौड़ी। धुएं के बीच एक काली कार तेजी से वहां से निकल रही थी और उसकी पिछली खिड़की पर सफेद रंग से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आराध्या और उसके पिता को सुरक्षित कमरे में पहुंचा दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने बताया, मैडम, ये हमला आपको डराने के लिए किया गया था। किसी की जान नहीं गई, लेकिन हमला करने वाला बहुत शातिर है।
तभी आराध्या के पिता ने धीरे से कहा, वो लौट आया है। आराध्या चौंक गई। कौन? उन्होंने गहरी सांस ली। रणवीर मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही कमरे में बैठे पुराने वकील का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोले, लेकिन रणवीर तो 20 साल पहले ही मर चुका था। पिता ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी मौत की खबर झूठी थी। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। इतने में आराध्या का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, आराध्या, तुम्हारे पिता ने तुमसे आधा सच छिपाया है। तुम कौन हो? जिस दिन पूरा सच जानोगी तुम अपने पिता से भी नफरत करने लगोगी। कॉल कट गई। आराध्या के हाथ कांपने लगे। उसने अपने पिता की ओर देखा। क्या सचमुच कोई ऐसा सच है जो आपने मुझसे छुपाया है? उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसी समय वकील ने मेज पर एक सीलबंद लिफाफा रखा। सर, आपने कहा था अगर रणवीर कभी वापस आए तो ये वसीयत आराध्या को दे दूं। आराध्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम जिस आदमी को अपना पिता मानती हो, पहले ये साबित करो कि वही तुम्हारा असली पिता है। यह पढ़ते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या 20 साल पुराना सच अभी भी अधूरा था? और क्या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था? अगले ही दिन डीएनए रिपोर्ट आ गई। पूरा परिवार पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे। रिपोर्ट खोलते ही सबकी सांसें थम गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, आराध्या श्री जय प्रताप की ही जैविक पुत्री है। यह देखकर आराध्या के पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सच इसलिए छुपाया था ताकि तुम्हारा बचपन नफरत में न बीते। उसी समय पुलिस ने रणवीर मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए थी, इसलिए मैंने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। आराध्या उसकी ओर देखकर बोली, तुमने मेरा बचपन छीना था, लेकिन मेरा भविष्य नहीं छीन पाए। रणवीर ने सिर झुका लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। आराध्या ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। सालों बाद बिछड़ा परिवार आखिरकार एक हो चुका था, लेकिन उसके मन में अब बदले की नहीं, सिर्फ नई शुरुआत की इच्छा थी। 6 महीने बाद आराध्या ने अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए दान कर दिया। उसी अनाथालय में जहां कभी उसे अनाथ कहकर पुकारा जाता था, आज बच्चे उसे सम्मान से आराध्या दीदी कहकर बुलाते थे। एक दिन विक्रम चुपचाप वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप होता है। आराध्या हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन हर इंसान को बेहतर इंसान बनने का मौका जरूर देती है। विक्रम की आंखें नम हो गई। वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। आराध्या बच्चों के बीच जाकर बैठ गई। उनकी हंसी सुनकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। जिस लड़की को कभी बांझ, कलंकनी और अनाथ कहकर घर से निकाल दिया गया था, आज वही सैकड़ों बच्चों के लिए उम्मीद, सम्मान और नई जिंदगी का नाम बन चुकी थी। तो दोस्तों, सच्चाई यही है, किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच देर से ही सही अपना रास्ता स्वयं बना ही लेता है। और जिस घर से सम्मान चला जाता है, वहाँ सुख कभी टिक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है दोस्तों, कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।